नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ खास और अजीबोगरीब जानकारी लेकर के आए हैं, जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की जानकारी हमें न्यायालय के रिकॉर्ड से और जो हमारे सूत्र हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे एनसीबी हो या चाहे इनकम टैक्स हो, वहां से हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। देखिए, समीर वानखेड़े के ऊपर तो काफी सारे हमले किए गए पर्सनल तौर पर भी, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी बेनामी संपत्ति को छुपाने के लिए आर्यन खान, अनन्या पांडे या इस पूरे केस को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों और कैसे? या फिर ये केस में जमानत हो आर्यन खान की, इसके प्रयास के लिए, इसके प्रयत्न के लिए क्या शाहरुख खान के पीआर एजेंसीज ने किसी नेताओं को मैनेज किया है, या फिर शाहरुख खान ने डायरेक्ट मैनेज किया है, या फिर इन कथाकथित नेताओं की कुछ डिमांड थी, कुछ मांगे थी जो शाहरुख खान ने पूरी नहीं की, इस वजह से केस को इस तरह से खराब कर दिया गया कि आर्यन खान की जमानत की याचिका नामंजूर हो जाए हाईकोर्ट में। क्या और कैसे, ये पूरा समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो समीर वानखेड़े है जोनल डायरेक्टर, इन्होंने आज तक 17,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए हैं। ये पहले कस्टम्स में थे, एयर इंटेलिजेंस यूनिट में इन्होंने काम किया है, इन्होंने डीआरआई में काम किया है, इनका काम काफी सारा अच्छा है, इनका सर्विस रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। पर्सनली ये बहुत ही अच्छे इंटीग्रिटी के, परफेक्ट इंटीग्रिटी के इंसान है। इनके पिता पर आरोप, इनके धर्मांतरण पर, यानी इन्होंने अपना धर्म बदली किया, इनके पिता ने धर्म बदली किया वगैरह वगैरह, इन्होंने पिछली शादी की थी, इनकी बहन के ऊपर इल्जाम, पता नहीं क्या क्या। इनकी जो पत्नी है वो मराठी है और वो बॉलीवुड में काम करती हैं, और वो शाहरुख खान के जो कॉम्पिटिटर लॉबी है उनके साथ है। इस वजह से आर्यन खान को टारगेट कर दिया इन्होंने, अपने प्रोफेशन को या अपने कामकाज को, अपनी ड्यूटी को यूज करके इस तरह के बेबुनियाद आरोप इनके ऊपर लगाए गए है। ये कुछ ज्यादा ही आरोप लग गए कि उनका जो रिपोर्ट ऑफ बर्थ है उसमें भी पता नहीं क्या क्या। खैर, ये सब अपनी जगह पर, इन्होंने राजनीति की। ये जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, इनके ऊपर जो इंक्वायरी बिठाई गई है, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ जो दिल्ली रिपोर्ट भेजी थी, तो कुछ सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि ये तो दिल्ली में है या इनकी इंक्वायरी वहां होगी, लेकिन ज्यादा संभावना ये है कि 3 अधिकारी उच्च स्तर के मुंबई में आके उनकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन सिर्फ उनकी इंक्वायरी नहीं, ये जो कथाकथित पंच है प्रभाकर सैल, इनकी भी इंक्वायरी होगी, क्योंकि 21 दिन के बाद इन्होंने अपना बयान पलटी किया है, बदल दिया है। और इन्होंने जो आरोप किया कि एक व्हाट्सएप कॉल पर दूसरे पंच जो है केपी गोसावी, ये पूजा ददलानी से बात कर रहे थे, जो शाहरुख खान की मैनेजर है, और कोई 25 करोड़ की बातचीत चल रही थी। 25 करोड़ का ऑफर जो लास्ट में 18 करोड़ में डन करना है, जिसमें से 8 करोड़ इनके पास जाएंगे, यानी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पास, तो बाकी के 10 करोड़ किसके पास जाने वाले हैं। तो इस तरह की जो हेयर से कन्वर्सेशन जिसे कहा जाता है, कहा सुनी बात, ये न्यायालय में एडमिसिबल नहीं होती, मान्य नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा चक्कर है उसमें जिनकी बात बताई जा रही थी कि केपी गोसावी, ये दूसरे पंच है, ये मेन पंच है, और ये बातचीत कर रहे थे पूजा ददलानी से, तो उन्होंने भी कुछ मीडिया चैनल को संपर्क करके ये जानकारी दी कि वो तो कहीं उत्तर भारत में है और वो पूना के पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ 2018 का कथाकथित मामला है चीटिंग का, उसे रिओपन कर दिया गया है। उसमें महाराष्ट्र सरकार, उन्हें महाराष्ट्र की पुलिस वांटेड बता रही है। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो रेड के बाद किसी से संपर्क में नहीं है, प्रभाकर सैल से भी नहीं। तो ये कहाँ की बात है कि उन्हें जो है उनकी कोई बातचीत हुई हो पूजा दत्तानी से? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के नेताओं ने, जिस तरह से वहां के मंत्री ने ये पंचों की आइडेंटिटी ये पब्लिक कर दी, सार्वजनिक कर दी, तो इसके बाद इनकी जान को खतरा हो गया। सिर्फ ये ट्रक पेडलर्स से नहीं जो ये केस में इन्वॉल्व है, लेकिन आखिर में सभी ट्रक पेडलर्स तो एक ही हैं, यानी नानी पकाने वाली नवा से खाने वाले। तो इस डर से वो अंडरग्राउंड हो चुके थे। तो इस तरह के हालात में ये जो सब बातें हो रही है, और इसके बाद किरीट सोमैया जो महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने एक
बयान दिया है, इन्होंने कुछ जानकारी दी है कुछ मीडिया चैनल्स को, हालांकि पूरे मीडिया चैनल्स ने इन्हें कवर नहीं किया, और कवर किया तो इन्होंने टेलीकास्ट यानी ब्रॉडकास्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई हुई है उसे छुपाने के लिए सबका जो है ध्यान आकर्षित दूसरी तरफ किया जा रहा है, यानी डाइवर्ट की जा रही है अटेंशन मीडिया चैनल्स को उपयोग करके, यानी उनके कहने का मतलब है दुरुपयोग करके। और ये बात सही होने की संभावना भी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पिछले कुछ 15-20 दिनों के अंदर जो इनकम टैक्स की रेड हुई, छापे पड़े 70 जगह पर, उसमें एक बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनका नाम तो हम आने वाले समय में बताएंगे, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर छापे पड़े थे। यहाँ तक बात आ रही थी कि राजस्थान में कुछ होटल्स हैं जयपुर में, वहां पर भी छापे पड़े थे, यानी इनकी बेनामी संपत्ति को खंगाला जा रहा था और अब उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई, और उसके पहले भी इनके ऊपर जो अंदर ही अंदर जो इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है ईडी को, वो कुछ इस तरह की, इनके 2 पार्टनर हैं जो कि दोनों रियल एस्टेट बिल्डर हैं मुंबई में, और इन लोगों ने, उसमें से एक बिल्डर ने करीब करीब 3,115 करोड़ का लोन पास करवाया है झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के एक प्रोजेक्ट के लिए, इमारत बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, और वो बिल्डिंग बनी ही नहीं। 3,115 करोड़ में से 2,715 करोड़ इन्हें भुगतान कर दिया गया, यानी इनका लोन डिसबर्समेंट इन्हें दे दिया गया। उसके बाद इन्होंने दूसरा एक प्रोजेक्ट दिखाकर 410 करोड़ सैंक्शन करवाए, यानी ये मिलाकर के होते हैं कुछ 3,165 करोड़। और इसके सिवा इन्होंने ये नेता के साथ मिलकर के इन्होंने कुछ 19 करोड़, फिर दूसरे एक बिल्डर हैं उन्होंने 21 करोड़, और फिर वो जो नेता हैं उन्होंने कुछ 29 करोड़, इस प्रकार के, यानी 21 और 29, और इस तरह की जो पूरी जानकारी मिल रही है, इस 60 करोड़ में इन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किए, नई कंपनी बनाई, और उस कंपनी के नाम पर एक चीनी का कारखाना प्राप्त कर लिया, वो भी नीलामी में कम दामों में, कौड़ियों के बोल। और उसके बाद इन्होंने उस कारखाने पर 750 करोड़ के कुछ लोन प्राप्त किए, जिसमें से एक सहकारी बैंक है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो राजकीय व्यक्ति है, जो नेता हैं, वो डायरेक्टर थे, और इसके सिवा और 3 बैंकों से। जबकि हमें कुछ जानकारी इस तरह से प्राप्त हो रही है कि ये 750 करोड़ के सिवा 603 करोड़ और इन्हें उसी कारखाने के ऊपर लोन दिए गए। और ये एक कारखाना नहीं और 3 कारखाने हैं, जिनका अगर आप डिटेल देखेंगे तो घुमा फिरा करके ये चारों कारखाने के मालिक इस नेता के रिश्तेदार हैं, बहुत नजदीक के, जिसमें से एक तो उनकी पत्नी बताई जा रही है। तो क्या उनके ऊपर रेड नहीं होगी, क्या छापे नहीं पड़ेंगे जब उनकी संपत्ति को खंगाला जाएगा, जो बेनामी संपत्ति है उनकी कथाकथित। इसीलिए किरीट सोमैया काफी सारे सवाल कर रहे हैं, उनके पास काफी सारे सबूत हैं। तो ये जो हमने आपको आंकड़े बताए 2,755 करोड़, 410 करोड़, 603 करोड़, ये कुल मिलाकर के होते हैं 3,768 करोड़, और 750 करोड़ जो ईडी बता रही है वो होते हैं 4,518 करोड़। इस तरह से 4,500 करोड़ के जनता के पैसे की जो लूट मचाई गई, वो पैसे किसके थे? आपके और हमारे ही थे। बैंकों में कौन रखता है पैसे? जनता ही रखती है ना। तो माफ कीजिए, सॉरी, इस तरह के हालात हैं। तो क्या इस प्रकरण को, इस मामले को दबाने के लिए मीडिया का दुरुपयोग कर दिया गया है, या मीडिया हाउसेस को खरीद करके सबका ध्यान आर्यन खान और उनके नेता कई सारे दिन भर स्टेटमेंट देते रहे, दिन में 2-2 बार, 3-3 बार, और उसमें से तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यकारी संपादक हैं और सम्मानीय सांसद भी हैं संजय राउत जी। उन्होंने तो ये कह दिया कि ये जो प्रभाकर सैल हैं, ये जो पंच, जो विटनेस, ये तो देश हित में काम करने वाले हैं, ये देश के बहुत बड़े फाइटर हैं, देश हित में, संविधान के हित में काम करने वाले हैं। यही प्रभाकर सैल 21 दिन बाद जब कुछ बात करते हैं तो उनकी हालत देखने जैसी थी कि जैसे उनके साथ मारपीट की गई हो, या उन्हें कहीं पर कमरे में बंद रखा गया हो। इस तरह की हालात उसकी दिख रहे थे। और इन्होंने जो इल्जाम लगाया, कथाकथित आरोप कि 25 करोड़ की बातचीत जो मेन पंच है केपी गोसावी, इनकी हुई, और ये केपी गोसावी इन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से, और 25 करोड़ की बातचीत हुई। उसमें उन्हें ये बताया गया कि 18 करोड़ रुपए जो है वो उसमें फाइनल कर दो, और उसमें से 8 करोड़ रुपए जोनल डायरेक्टर जो एनसीबी के हैं समीर वानखेड़े, उन्हें दे दिए जाए, उनके लिए होंगे। तो बाकी 10 करोड़ किसके लिए होंगे?
ये एक सवाल है। और ये जो कथाकथित यानी ईयर से, मुंह से सुनी बताई बताई सुनी गई बातें, इसका कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई ये बातें एडमिसिबल नहीं होती इस वजह से। और दूसरी बात कि ये सब बातें जो हैं, पंच ने क्या कहना है, क्या हुआ था नहीं हुआ था, ये सब ट्रायल स्टेज की बातें, यानी जब न्यायालय इस स्तर पर आएगा, इस स्टेज पे आएगा कि आर्यन खान से गुनाह हुआ था या नहीं हुआ था, या उन्होंने किया था या नहीं किया था, ये जानबूझ के जानकारी से किया था नहीं किया था, उस समय की ये सब बातें हैं कि पंचों का क्या कहना है, विटनेसेस का क्या कहना है, अभी उसकी कोई मायने नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक पंच के ऊपर प्रेशर डाल के इन्फ्लुएंस करके उनके जो हालत कर दी गई, ये जो केस को क्या बनाया गया या बिगाड़ा गया, या जामीन आसान किया गया या फिर जामीन मिलने की संभावना को खत्म कर दिया गया, ये आप तय कीजिए। क्योंकि न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय को तो देखेगा कि जब ये अब तक अंदर है तो भी ये पंचों के ऊपर या विटनेसेस के ऊपर दबाव आ रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो ये बाहर जाने के बाद तो सारे सबूत नष्ट होने की संभावना है, या उनके साथ कुछ मिस्चिफ होने की, मस्ती होने की, छेड़छाड़ होने की संभावना है। तो क्या ये माना जाए कि जो आर्यन खान की जमानत याचिका है वो रद्द होने की पूरी पूरी संभावना है, या वो संभावना 99.99% हो चुकी है? एक बात। दूसरी बात कि क्या वहां के नेताओं ने शाहरुख खान से या उनके पीआर एजेंसी से कुछ ऐसी मांग की थी कि जो उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की परिस्थिति लाई? एक और बात कि क्या शाहरुख खान या उनके जो पीआर एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ नेताओं को मैनेज किया ये सब करने के लिए, या फिर इन्होंने वहां से लेकर के और ये केस को खराब कर दिया, यानी जमानत की याचिका को खराब कर दिया? ये पूरा जो चित्र है, ये हमें तो ये लग रहा है कि जमानत होने की जो थोड़ी बहुत संभावना थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय में जो भी सुनवाई होगी, जो हियरिंग होगी, जो बहस होगी और जो दलीलें होंगी, उसमें तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आर्यन खान इसमें अब कमजोर पड़ेंगे। उनके वकील शायद यश नहीं प्राप्त कर पाए, सफलता नहीं हासिल कर पाए, इस तरह की परिस्थिति दिख रही है। बहरहाल ये नेताओं ने, ये पीआर एजेंसी, ये शाहरुख खान और इसमें अनन्या पांडे जो कि वहां जाने वाली थी, लेकिन ये सब जो बखेड़ा खड़ा हुआ कल समीर वानखेड़े के खिलाफ में, और वो दिल्ली चले गए, विजिलेंस की रिपोर्ट उनके खिलाफ जा चुकी है, वहां से कुछ 3 अधिकारी मुंबई आने वाले या वहीं पे जांच करेंगे उनकी, इसमें मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो आएंगे तो ये प्रभाकर सैल, ये केपी गोसावी, सबको बुलाया जाएगा। केपी गोसावी ने मीडिया से जो बातचीत की उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं जब ये रेड के बाद मैं यहाँ से चला गया, अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि जब वहां के जो मंत्री हैं या नेता हैं उन्होंने इनकी आइडेंटिटी पब्लिक कर दी, तो इस तरह की कोई बातचीत होने की या ये प्रभाकर सैल ने सुनने की संभावना कितनी बचती है ये आप भी समझ सकते हैं। तो ये पूरे जो हालात हैं, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि वहां पर पहले ही वसूली के आरोप लग रहे हैं, तो क्या इसमें शाहरुख खान से वसूल होने के बाद में कुछ नेताओं ने ये सब काम उल्टा कर दिया है, या फिर उन्हें नहीं मिला इसके लिए ये सब काम उल्टा कर दिया है? आपकी क्या राय है ये पूरे विषय में? क्या मीडिया हाउसेज जो हैं वो तो बिके हुए दिख ही रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जाके पूछते कि अनिल देशमुख कहाँ है। परमबीर सिंह, मुंबई के जो पूर्व पुलिस आयुक्त, ये फरार चल रहे हैं, इन्हें फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये जानकारी को बराबर दे रहे हैं। तो क्या ये मीडिया भी मिला हुआ है? जनता का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करके ये 4,518 करोड़ की जो कथाकथित या उससे ज्यादा की इसमें जनता के पैसों का इन्वॉल्वमेंट होगा, या किसी नेताओं ने और उनके पार्टनरों ने मिलकर बेनामी संपत्ति बनाई होने की संभावना है? क्या इस प्रकरण से ध्यान दूसरी तरफ भटकाया जा रहा है जनता का? इस विषय में आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएं, और हमें भी जानकारी दें, हमें भी मालूम हो कि हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनकी राय क्या है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके हर दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जो परिचित हों, आपके जो प्रोफेशनल क्षेत्र में यानी कामकाज के क्षेत्र में जो आपके सहकारी हो, सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और ये कोशिश करें कि भारत के हर नागरिक तक ये पूरी जानकारी पहुंचे, और महाराष्ट्र में तो जरूर पहुंचे, पूरे भारत में पहुंचनी चाहिए। वहां भी मालूम हो कि कांग्रेस किस तरह से ये भ्रष्ट लोगों के साथ वहां पर खड़ी है महाराष्ट्र में, और आने वाले उत्तर प्रदेश या जो भी 6-7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल में, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना जरूर पड़ेगा, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है।
आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे, यानी आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।